नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं अपनी हम हिस्ट्री की क्लास लेके। जैसा कि हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया चल रहा था, हम मिडाइवल इंडिया का पार्ट 3 लेकर आए हैं। कल हमने महमूद गजनवी की सारी इनक्लेव्स, जितने अटैक्स हुए थे, उस पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे उसके एक दास, जिसका क्या नाम था, मोहम्मद गोरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जिसने तराइन का युद्ध लड़ा था। तो सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले आज की जो भी अभी हमारी वीडियोज़ नहीं देखे हैं करंट अफेयर क्लास की, तो आज करंट अफेयर क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं अपने मिडाइवल इंडिया में किसकी, मोहम्मद गोरी की। बहुत ही एक शक्तिशाली शासक हुआ गजनी का, जो भारत पे आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान साहब उसकी लड़ाई हुई, और भी जो चीज़ें थी वो कई बार हुई। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मोहम्मद गोरी का कौन सा आक्रमण एग्जाम में पूछा जाता है, किसके बीच हुआ, किस राज्य पर हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। तो उसके पहले आक्रमण की बात करें तो वो हुआ था आपका पहला आक्रमण 1175 ईसा पूर्व में। 1175 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, मुल्तान वाले रीजन में। मुल्तान कहाँ पर है आज, पाकिस्तान। इमरान खान वाले देश में, जहाँ पे क्या पनपते हैं, आतंकवादी, मतलब चोर कंट्री, कुल मिला सीधा उसको हम बोल सकते हैं। पाकिस्तान के रीजन में मुल्तान है। उसने पहला अटैक वहाँ पर किया, वहाँ के राजा पर, और इस वाले रीजन पर वो बहुत ही आसानी से जीत लिया, क्योंकि जो एक दबदबा बनाया था महमूद गजनवी ने, उसी के वर्चस्व के चलते ये 1175 वाला युद्ध मुल्तान के रीजन पर मोहम्मद गोरी भी जीत गया। उसके बाद दूसरा वो उसने अटैक किया 1178 ईसा पूर्व में। 1178 ईसा पूर्व 1178 में उसने दोबारा से अटैक किया। कहाँ पर किया, नक्शा बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। नक्शा हम बनाते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी कि अटैक कहाँ पर किया और वो रीजन आज का कहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको जीएस समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे। वो दूसरा अटैक था, वो किया गया था गुजरात में। दूसरा अटैक कहाँ पर किया गया था, गुजरात में। गुजरात आपको पता है ना, यहाँ पर है आपका ये वाला रीजन, ये गुजरात में है। और तब का गुजरात और आपका गुजरात दोनों सेम ही थे। गुजरात वाले रीजन में किया गया, और उस समय वहाँ का शासक कौन था, भीमदेव सेकंड। देखिए ये वाला युद्ध, ये वाला जो 1178 में लड़ाई की गई थी, ये बड़ी मज़ेदार थी। क्यों मज़ेदार थी, क्योंकि उस समय भीमदेव साहब जो थे बहुत ही छोटे थे। उनकी उम्र केवल 17 से 18 वर्ष की थी। 17 से 18 साल केवल भीमदेव साहब थे, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। कैसे जीत गए, आप सबने बाहुबली मूवी देखी है ना, कटप्पा वाली। हाँ, कटप्पा वाली। तो उसमें जिस तरह से बाहुबली की सहायता उनकी माता करती हैं, वैसे ही भीमदेव की माता नयिका देवी ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। केवल उनका बेटा और उनका जो सेनापति था, उसको लीड किसने किया, नयिका देवी ने। और किस जगह से लीड किया वो भी मैं आपको बता दूं, माउंट आबू वाले क्षेत्र से। माउंट आबू वाले क्षेत्र से इन्होंने लीड किया। और ये माउंट आबू वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ पर था, आपका पहाड़ों वाले रीजन में आता था। अब उनको किस चीज़ का एडवांटेज मिला, हाइट का एडवांटेज मिलेगा। दुश्मन था इधर आपका नीचे, और ये यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ ऊपर बैठे थे कि बेटा तुम इधर से आओ, इधर से हम तुम पे गोले बरसाना चालू करें। आग के बड़े बड़े जाइंट गोले दाग दिए उनके ऊपर। और यहाँ पर भारत में पहली बार 1178 में मोहम्मद गोरी जो था, वो क्या हुआ बेचारा,
बेचारा हार गया और हार करके वो सीधा पलट करके कहाँ भागा, यहाँ से फिर वो भागा गजनी, अपने देश गजनी भागा। भागने का कारण केवल एक था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आग के गोले बरसाए गए। किसके द्वारा? भीमदेव सेकंड के द्वारा, क्योंकि भीमदेव सेकंड के साथ उनकी माताजी और उनके कुशल सेनापति दोनों साथ में थे और उनके पास क्या था? हाइट का एडवांटेज। इसलिए 1178 का युद्ध कौन जीत गया? भीमदेव साहब, भीमदेव सेकंड इस 1178 वाले युद्ध को जीत गए। यहाँ से ये तो युद्ध जीत गए। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्या कहा कि भाई साहब ये तो आप युद्ध जीत गए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे जो सिखाया गया है महमूद गजनवी के ज़रिए, मैं आपके साथ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं दोबारा अटैक करूँगा। दोबारा अटैक कब किया गया? 1179, ठीक 1 साल बाद 1179 AD 1179 ईसा पूर्व में किया गया। 1179 ईसा पूर्व में कहाँ किया गया? वो फिर दूसरा अटैक जो था ना, वो थोड़ा सा पीछे कदम उसने पीछे लिया। अभी वो गुजरात वाला अटैक पे, गुजरात के रीजन पे अटैक किया, लेकिन इधर से लगा पाकिस्तान में पेशावर में इसने अटैक किया। पेशावर वाले क्षेत्र में इसने हमला किया और वो वहां पर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने आओ देखा ना था, वहां के साम्राज्य पर जीत हासिल कर ली। 1179 के वॉर में वो क्या हुआ? जीत गया। अब उसका धीरे धीरे एक हार के बाद मनोबल लोगों का टूटता है कि हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन 1179 के पेशावर के युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी और अपने आप को मजबूत करता है और ताकतवर करता है। फिर 1181 में ही उसके ठीक 2 साल बाद 1181 AD 1181 ईसा पूर्व में पेशावर के बगल एक और जगह थी जिसका नाम क्या था? लाहौर। गुरु रंधावा गाना है ना, नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट आ सकता है। 1181 AD में उसने लाहौर पर हमला कर दिया। पेशावर के बाद कहाँ आ गया? लाहौर। लाहौर में आने के बाद कहा कि रुको, पेशावर से हम लाहौर बढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर भारत में आएंगे, फिर भारत में युद्ध करेंगे। तो उसकी पूरी यही मंशा और रणनीति बना करके वो युद्ध कर रहा था। तो 1181 में वो लाहौर के युद्ध को दोबारा से जीत गया। देखिए एक चीज़ क्या है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी वगैरह में वो बहुत ही कम युद्ध हारे हैं, क्योंकि उनका मनोबल, उनकी सेना इतना मजबूत कर चुके थे ना, उन्होंने अपने कोर सिस्टम को इतना मजबूत किया था कि बाहर के छोटे मोटे आक्रमण ना उनको बिल्कुल भी हिला नहीं पाते थे। 1181 के इस लाहौर के युद्ध में वो दोबारा से जीता। उसके बाद 1189 AD में वो फिर से कहां पर पहुंचा? फिर से देखिए पेशावर, उसके बाद लाहौर। गुजरात में कब हारा था वो आपका? 1178। अब 1189, उसके ठीक 11 साल बाद वो कहाँ पहुंचा आपका? यहाँ पर आपका पहुंचा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, गुजरात का क्षेत्र मिटाता हूँ आपका। यहाँ पर आपका पंजाब में एक है भटिंडा, ठीक है, भटिंडा वाले रीजन में पहुंचा। भटिंडा का पुराना नाम क्या था? तबर हिंद। मैं लिख देता हूं, भटिंडा का पुराना नाम क्या था? तबर हिंद। भटिंडा में पहुंचा क्योंकि उसको पता था गुजरात वाले क्षेत्र में जाएंगे तो कौन बैठा है? भीमदेव सेकंड बाहुबली, हमें फिर से वो धूल चटा करके भगा देगा। लेकिन अब हम पंजाब वाले क्षेत्र में आएंगे। पंजाब में क्षेत्र में जाने के लिए उसने अपना रास्ता साफ किया, पेशावर साफ किया, लाहौर साफ किया, फिर भटिंडा में पहुंचा। अब वो उसका पुराना नाम क्या था? तबर हिंद। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि मोहम्मद गोरी का 1181 में जो आक्रमण हुआ था भटिंडा में, उस भटिंडा का
पुराना नाम क्या था? ऑप्शन में तबर हिंद आएगा, तो आप आंख बंद करिएगा और तबर हिंद पे सही टिक लगाइएगा, आपका जवाब एकदम सही हो जाएगा। तबर हिंद पे उसने आक्रमण किया और तबर हिंद में वो इस युद्ध को क्या हुआ? जीत गया। अरे बाप रे बाप, ये तो लगातार युद्ध जीते ही जा रहा है, जीते ही जा रहा, हारने का नाम नहीं ले रहा है। हारेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो हारेगा। हारेगा कहाँ? इसके ठीक 2 साल बाद हारेगा। कब हारेगा? 11, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। नोट डाउन करना हो, समझना हो, आप वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैपिंग में कोने में कर देता हूँ आपके समझने के लिए। इसके बाद का जो युद्ध हुआ था वो बड़ा रोमांचक और मज़ेदार युद्ध था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के तीसरे शासक थे। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के तीसरे शासक थे। तो ये बात भी याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान was third ruler of चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान was third ruler of चौहान डायनेस्टी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैं मैप भी मिटा के साफ मैप बनाता हूं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से उसकी जो मुठभेड़ होने वाली थी वो बड़ी ही यादगार होने वाली थी। किसके लिए? मोहम्मद गोरी के लिए। मोहम्मद गोरी यहाँ पर क्या होने वाला था? हारने वाला था। आपको पता है मोहम्मद गोरी हारा था 1191 AD, 1191 ईसा पूर्व। मोहम्मद गोरी जब तबर हिंद को जीत लिया तो वो फिर इधर तराइन वाले क्षेत्र में आगे बढ़ता है और सोचता है यहाँ पर जो चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान बैठे हैं उनको हम धूल चटा करके, उनको हम हरा करके क्या करेंगे? वहां से आगे बढ़ेंगे भारत पे शासन करने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, उनकी सेना बहुत मजबूत थी, उनके सेनापति, उनके सैनिक, उनका मनोबल बहुत ही हाई था। तो यहाँ पे कहानी बनती है। कहानी क्या बनती है कि जब वो इधर से आपका भटिंडा वाले रीजन से फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तराइन के क्षेत्र में, तो तराइन के क्षेत्र में उनको सामना किससे होता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी फुल पावर के साथ सेना लेकर के खड़े थे। उन्होंने कहा बेटा तुम आओ, तुम्हारे मुंह पे तमाचा हम मार करके वापस तुम्हें गजनी भगा देंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी इतना जिद्दी आदमी था ना, वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसके सामने इतनी बड़ी पृथ्वीराज की सेना दिखी, लेकिन उसने क्या कहा कि हम एक सच्चे योद्धा हैं और सच्चे योद्धा की तरह इस युद्ध को लड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हुई, एक वॉर शुरू हुई। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गोरी क्या होता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना थी मजबूत उस समय, और 2 साल पहले वो भटिंडा वाले युद्ध को लड़के आए थे। उनकी सेना हो चुकी थी कमज़ोर, उनकी सेना हो चुकी थी कम। तो उनकी सेना कमज़ोर होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? इस युद्ध को जीत जाते हैं। जब ये युद्ध जीत गए तो पृथ्वीराज चौहान जश्न मनाने में लग गए, क्योंकि उनको लगा कि ये लौट के आएगा नहीं। लेकिन मोहम्मद गोरी एक पागल, कहा बेटा तुम नहीं समझे, हम अभी हार कर जा रहे हैं, सेना और मजबूत करेंगे। वो गजनी वापस पहुंचा, उसने अपने सेना में नए और जवान लोगों को भर्ती किया, अपने घोड़ों की मरम्मत करवाई, घोड़ों को अच्छा उसने उपचार करवाया। फिर दोबारा से ठीक 1 साल बाद 1192 ईसा पूर्व में, वो ये तो आपका हो गया फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हो गया आपका। दूसरा वॉर आपका कौन सा होगा? सेकेंड वॉर ऑफ
तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। जी हाँ, किसके इसके बीच लड़ा गया? ये दोनों आमने सामने कंपटीटर पुराने वाले थे। यहाँ पे थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान पड़ गए भोग विलास में, वो थोड़ा सा सेवन वगैरह करने लगे, खाने पीने लगे। उतने में उसने क्या किया? अपने आप को मजबूत किया, तैयार किया। और यहाँ पर ये सेकेंड वॉर ऑफ तराइन कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद सेकेंड वॉर में ये जीत जाता है। जब इसी के साथ ये वॉर जीतने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? बंदी बना लिया। बंदी बना करके अपने साथ कहाँ ले गया? गजनी। गजनी ले गया। वो बंदी बना करके अपने साथ गजनी ले गया। और उनके राजकवि चंद्रबरदाई भी उनके साथ गए बंदी बन के। और चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपको पता है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज की जितनी भी महान उपलब्धियां थी, उनके युद्ध के परिणाम थे, उसको पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कविता के फॉर्म में। और चंद्रबरदाई कौन था? उनका कोर्ट पोएट, राजकवि था पृथ्वीराज रासो। वहाँ पर जाने के बाद अब क्या होता है? अब देखते हैं भाई कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु में कुछ संदेह है। पृथ्वीराज रासो कहते हैं उनकी मृत्यु कहाँ होती है? गजनी में होती है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में ना हो करके भारत में ही हुई थी। भारत में कहाँ हुई थी उसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हम जान जाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रबरदाई के द्वारा बताई गई जगह का नाम गजनी। और अगर हम बात कर लेंगे मोहम्मद सिराज वगैरह जो थे, मोहम्मद सिराज ने कहा इनकी मृत्यु अजमेर के रीजन में हुई थी। मोहम्मद सिराज जो थे एक लेखक थे, उनके द्वारा बताया गया कि इनकी मौत जो थी अजमेर के रीजन में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी का आखिरी अटैक 1205 खोखरो में किया गया। 1205 में मोहम्मद गोरी का दूसरा अटैक कहाँ पर किया गया? खोखरो में किया गया। और इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाने की वजह से 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपके लिए, मोहम्मद गोरी की मौत कहाँ पर हुई? तो जी हाँ, इसका जवाब है मोहम्मद गोरी की मौत उसकी मातृभूमि गजनी में ही हुई थी। मोहम्मद गोरी की मौत उसके मातृभूमि गजनी में ही हुई थी। तो ये रहा एक शॉर्ट समरी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आज की वीडियो का मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं जो स्लेव डायनेस्टी कहाँ शुरू होती है, लेकिन उसके पहले मिडाइवल इंडिया में कौन कौन से अटैक्स हुए। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।